नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आरंभ करने से पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, तुरंत कर लें। और हमारे साथ हैं आज विजय सरदाना जी और उनसे हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण निर्णयों पर, जिसको लेकर कुछ तथाकथित सेक्युलर समाजों में बड़ी उथल-पुथल है। कल सुना है कि जमीयत उलमा हिंद की इमरजेंसी मीटिंग भी होने जा रही है। आपका स्वागत है विजय जी। नमस्कार सर। तो ये जो एक निर्णय आया अब्दुल समद वाला, अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, जिसकी बात हो रही है, जिसमें ये मैं तो कहूँगा रीइटरेट किया गया है कि जो मुस्लिम महिला है उसको मेंटेनेंस जीवन पर्यंत मिलेगी। वैसे तो ये निर्णय जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक दानियाल लताफ़ी का जजमेंट था 2001 का, उसने भी यही कहा गया था। और बड़ा सेक्शन 3 जो है आपके मुस्लिम विमेंस एक्ट वाला, उसका बड़ा क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन करके और उसको तो वहाँ कर दिया गया था। तो कोई नई बात तो कही नहीं गई, फिर परेशानी क्या है? संजय जी, सबसे पहले आपको और सभी हमारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर देखिए, परेशानी ये है कि शाहबानो के टाइम पे हम चले जाते हैं। जो लोग उस समय 85, 86 का वो जो केस था, अगर हम उसकी बात देखें तो समस्या ये हो गई है कि हम चाहते थे कि भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं वो दोनों साइड के बेनिफिट चाहते थे। एक तो वो कहते थे कि साहब, संविधान के हिसाब से हमें सारे के सारे टैक्स पेयर के बेस पे सारे बेनिफिट आप देते रहिए क्योंकि हम माइनॉरिटीज हैं। और दूसरी तरफ अपने फायदे के लिए वो ये कहते थे कि नहीं, मुस्लिम कानून भी रहने दो क्योंकि हम मुसलमान भी हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर भारत का संविधान सेक्युलर है और हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तो फिर मुस्लिम कानून जिसमें भारत की एक नागरिक, चाहे वो मुस्लिम महिला ही हो, अगर उसके हितों की अनदेखी होती है और उसका शोषण होता है इसी संविधान के थ्रू या इसी संविधान के दायरे में जो कानून बने हैं उनके थ्रू, तो ये कैसे मंजूर होगा? तो सवाल इस बात का है कि आप अगर इंसानियत के नाते से देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के केस में कहा था वो भी ठीक था। वो इंदौर का केस था। इस समय हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है सर कि जो सही है, जो तर्क संगत है, जो लॉजिकल है किसी की भी डिग्निफाइड लाइफ के लिए, वो संविधान में लिखा हुआ है। उस आधार पे हमने अपनी न्याय प्रणाली बनाई कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। अब जब वो पिछली बार भी, जब शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, तब भी ये माना गया था कि नहीं, इनको अगर कोई मुस्लिम पुरुष अगर अपनी महिला को या अपनी वाइफ को तलाक देता है तो उसके जीवन यापन का क्या इंतजाम है? तो उन्होंने कहा जी, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे यहां तो कॉन्ट्रैक्ट है, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, अब तुम जानो। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट को जमी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आप अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस अलाउंस ले सकते हैं क्योंकि आपको डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। संविधान ही आपको अधिकार देता है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू डिग्निटी। तो जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ा है वो व्यक्ति जिम्मेवारी उठाए। हाँ, उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आप एडल्ट्री में नहीं हैं, आपने रीमैरिज नहीं कर लिया है या कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जो कोर्ट कंसिडर कर सकता है, उस स्थिति को छोड़ के बाकी सब परिस्थितियों के अंदर आपको मेंटेनेंस मिलेगा। ये भारत का कानून और यही बात संविधान एंडोर्स करता है। लेकिन जैसा हम अक्सर देखते हैं कि नहीं, हमें संविधान उतना ही चाहिए जितना हम चाहते हैं, आप सारा संविधान हमारे पे मत थोपिए। यहां जब आदमी पिक एंड चूज की बात करने लगता है तो जो समस्या
और मैंने कल अपने एक वीडियो में डिटेल में इस बात को कहा है कि जो सेक्युलर हैं और मुस्लिम नेता हैं उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। अगर जो दर्शक डिटेल में मैंने उस जजमेंट का एनालिसिस किया है मेरे चैनल पे, तो वहां मेरा पर्पज यही था बताने का कि देखिए अब सवाल ये उठेगा, जो सेक्युलरिज्म थे, जो सेक्युलर नेता है, उनकी अब प्रॉब्लम ये होगी कि क्या वो अपने आप को माइनॉरिटी के पक्ष में दिखाएंगे या सेक्युलरिज्म के। तो इसमें कई एंगल है, आगे चर्चा करेंगे इसे। देखिए जो मुख्य पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मी, वो यह नहीं है कि मेंटेनेंस दे दी गई, क्योंकि ये जो ऑर्डर है इसमें, वो तो मैंने जैसे कहा 2001 का जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, दानिया लताफी, उसने ये कहा था कि भाई सेक्शन 3 जो आपके मुस्लिम विमेन एक्ट का है, वो ये कहता है कि साहब की इद्दत के पीरियड में उसको प्रोविजन करना होगा। ये उसका सम और सब्सटेंस है सेक्शन 3 का। तो उसका इंटरप्रिटेशन ये किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि इसका अर्थ ये है कि प्रोविजन जो है वो इद्दत की पीरियड में कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इद्दत की पीरियड तक ही लिमिटेड है, उसको लाइफ लॉन्ग किया जा सकता है और उसको लाइफ लॉन्ग किया जाए। इस तरह से उन्होंने इंटरप्रेट कर दिया। तो लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस वाला प्रश्न तो वहाँ पर एक्चुअली क्लिंच हो चुका था, और यदि उसी को रीइटरेट किया जाता या उतना ही रीइटरेट किया जाता तो हंगामा मुझे नहीं लगता कि इसमें होने वाला था। हुआ ये है कि उन्होंने दोनों जजेस ने ये कह दिया है कि सेक्युलर लॉ विल प्रिवेल ओवर पर्सनल लॉ। यह नई बात है। यही मैं कह रहा हूं ना सर, यही बात है, यही संविधान। और मैंने जो कहा शुरू में वो यही कहा कि भारत का सेक्युलर संविधान है, और आप कहते हैं कि नहीं, सेक्युलरिज्म हमें उतना ही चाहिए जितना हम चाहते हैं, बाकी जहां हमारी जरूरत होगी हम मुस्लिम लॉ अप्लाई करेंगे। यही तो कॉन्फ्लिक्ट है और यही बात आती है घूम फिर के। इसीलिए मेरे वीडियो का जो मैंने टाइटल दिया था वो यही कहा था कि सेक्युलर लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं कि अब किसका साथ दें, सेक्युलरिज्म का या मुस्लिम जो इस पूरे जजमेंट का विरोध कर रहे हैं उनका। क्योंकि अगर आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना होगा। अगर आपको फिर भी वो अपीजमेंट करना है तो फिर आप वो कहिए जो उनके नेता कह रहे हैं। तो ये मुसीबत अब उनके लिए खड़ी हो गई है। यही मैंने इंटरप्रिटेशन किया था, और यही बात जो आपने कहा एग्जैक्टली यही बात है कि भाई सेक्युलर लॉ वर्सेस मुस्लिम लॉ अब किसकी चलेगी। और इसके अब दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पे अब चीजें निकल के आएंगी, अलग अलग लेवल पे आएंगी। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये मुद्दा जो आया है अब ये हमें बताएगा कि यूसीसी क्यों जरूरी है। इससे जो यूसीसी का प्रावधान है उसको बल मिलेगा। इसमें एक और जो समस्या आने वाली है भाईजान लोगों को, और भाईजान लोगों के जो गवर्नर्स हैं उनको, वो ये आने वाली है कि जो शरीयत एक्ट है 1937, बहुत सारी चीज़ें वो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के सहारे ये बचा लेते हैं। उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। उसमें भी जब ये बनाया गया था ये एक्ट, तो उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ पूरा का पूरा नहीं लागू किया। इनहेरिटेंस और गार्जियनशिप के जो प्रोविजन थे वो ऑप्शनल कर दिए थे उसमें, कि वो तब लागू होंगे जब आप उसको ऑप्ट करेंगे। और वो सब इसलिए किए थे कि जो मुस्लिम एलीट क्लास था, वो मुस्लिम एलीट क्लास इन लॉज को फॉलो नहीं करना चाहता था। वो बहुत कंफर्टेबल थे सेक्युलर लॉ से, क्योंकि उनकी बड़े-बड़े उनकी ज़मींदारियाँ थीं, बड़ी-बड़ी रियासतें थीं, बड़े-बड़े उनके जो बिल्कुल हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर के उनके राज्य थे। तो वो यदि वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से चलाते तो उनको अपने फैमिली वालों में भी देने पड़ते, सबको देने पड़ते। तो उसमें वहाँ उन्होंने ऑप्शनल रख लिया इनहेरिटेंस का प्रोविज़न और गार्डियनशिप का भी।
क्योंकि ये सब लोग गोद लेते थे और एलीट जो था उसने किसी ने, मुझे तो कोई एक्सेप्शन भी याद नहीं है कि जिसने इनहेरिटेंस और गार्जियनशिप में जो उसका शायद सेक्शन 4 है उसमें ऑप्ट किया हो। लेकिन जो निचले तबके थे उनके सबके ऊपर ये थोप दिया गया, जबकि वो सारे के सारे उस समय हिंदू लॉ फॉलो करते थे 90% से अधिक। जो कुछ भी शरीयत का जो मुकाम था वो केवल अपर क्लासेस में था। तो आज जब यह स्थिति आ गई है तो कल ये भी होगा कि सेक्युलर लॉ, जैसे उत्तराखंड में आ गया एक सेक्युलर लॉ, उस सेक्युलर लॉ जो है वो लागू होगा। और इसके लिए ये जो जजमेंट आया है अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, ये नज़ीर बन जाएगा। सर बिल्कुल सही कहा, और मैं यही कह रहा हूं कि ये मुद्दा जो है अब इसने एक नई सोच को आगे बढ़ा दिया। अभी तक हम बात कर रहे थे पर्सनल लॉ की और कॉन्स्टिट्यूशन की और जनरल लॉज की, लेकिन जो इस समय सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन वो यही है कि भाई जब सेक्युलर हमारा संविधान है, हमने बहुत क्लियरली लिखा है वी आर सेक्युलर, तो और सेक्युलर संविधान के तहत जितने भी कानून बने हैं विच आर सेक्युलर, जहां पे स्टेट किसी भी धर्म का पक्ष नहीं ले रहा है, जो अगला मुद्दा हम देखेंगे, उस स्थिति के अंदर भी तो जब आप किसी रिलीजियस फैक्टर को लेके आते हैं विज़ाविज़ सेक्युलर विच विल डोमिनेट, भारत में तो संविधान है, भारत में शरिया नहीं है, भारत कोई मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, भारत किसी धर्म एज ए कॉन्स्टिट्यूशन या एज ए स्टेट हम किसी धर्म को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, तो सेक्युलरिज्म की बात तो ही। अब सवाल इस बात को लेके आ जाता है जो आपने कहा कि मुद्दा सिर्फ इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी का नहीं है। अगर आप मुस्लिम समाज की बात करते हैं, मेरे वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे, उन्होंने कहा था कि साहब क्रिमिनल लॉ में भी तो शरिया लगा दिया जाए ना, हाथ पैर काट दिए जाए, अगर कोई बलात्कार करते हुए पकड़ा जाता है आपका गर्दन उड़ा दी जाए, कोई चोरी करता पकड़ा जाए उसका हाथ उड़ा दिया जाए। अब आप क्रिमिनल लॉ के अंदर तो आप सेक्युलरिज्म चाहते हो कि नहीं नहीं वहां ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन जब बात आती है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की, पर्सनल इंटरेस्ट की, कि आपके ऊपर लायबिलिटी ना हो, आप 4 शादियां करें और तलाक देते रहें, बाकियों की जिंदगी से आप खिलवाड़ करते रहें, ये सब आपको इजाजत है, लेकिन आप जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते, ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर आपने, उसमें भी क्या हुआ था, शाबाना वाले केस में भी तो यही हुआ था सर, कि इंदौर के एक वकील साहब थे, 1937 में उन्होंने शायद शाबाना से शादी की थी और 32 में जो 72 साल की उम्र में शाबाना को उन्होंने तलाक दिया। कारण यह था कि उन्होंने एक यंग लड़की से शादी कर ली थी, थोड़े समय साथ रखा और 72 साल जब उनकी एज हो गई, उन्होंने कहा अब किसी काम की नहीं है तो चलो भैया तलाक। तो ये यूज एंड थ्रो का जो कॉन्सेप्ट है ये समाज में नहीं चल सकता, आप कोई डिस्पोजल प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, इस बात को समझना होगा। और जब आप किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, आप उनके साथ रहते हैं, वो भी इंसान है। अब आपका मन किया कि नहीं जी अब मेरे को नहीं रहना है, कोई बात नहीं मत रहो, लेकिन उनकी मेंटेनेंस तो दो। अब आप नहीं वो भी नहीं देना है तो फिर शादी क्यों की थी भाई, आपने कोई जिम्मेवारी क्यों नहीं ली? कि हमारे कानून में, हमारे संविधान में या हमारे जो धर्म के कानून है उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हमें अपनी वाइफ की जिम्मेवारी लेनी होगी अदर देन मैक्सिमम 3 मंथ, जो इद्दत की बात आ रही थी, जस्ट टू नो कि अगर वो रीमैरी होती हैं तो ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि बच्चा किसका है। इट इज बेसिकली टू डिटेक्ट दैट कि भाई ये जो बच्चा प्रेग्नेंट हुई है ये पुराने हस्बैंड से है या नए से है, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए 3 महीने का टाइम दिया गया था और कोई कारण नहीं था वो 3 महीने देने का। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल आता है सर कि अगर आपने जिम्मेवारी नहीं उठानी थी तो आपने शादी क्यों करी, और अगर आपने शादी करी है तो फिर जिम्मेवारी पूरी उठाओ। अब आपको नहीं साथ रहना कोई बात नहीं, तो दूसरे व्यक्ति की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? आपने तो चलो 4 शादियां करने का मन बना लिया, लेकिन जिसको आपने तलाक दिया उसकी क्या गलती थी? तो बिना मतलब के आप किसी की जिंदगी से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा कौन सा धर्म और कानून हो सकता है सर? तो कहने का मतलब यह आता है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है और जो सीआरपीसी में सेक्शन 125 है मेंटेनेंस को लेके,
उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस डिबेट को टेक्निकली खत्म कर दिया। हाँ, इस पे राजनीति होगी, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस, जो राजीव गांधी के टाइम में जो हरकत हुई थी, एक सही निर्णय को उन्होंने अपीजमेंट के चक्कर में, पॉलिटिक्स के चक्कर में, सोचो कितनी हजारों मुस्लिम महिलाओं के साथ शोषण हुआ होगा या उनकी जिंदगी खराब हुई होगी बिकॉज ऑफ दैट एक्ट। ये इनको समझ में नहीं आता है। वो भी इनके वोटर ही थे ना, लेकिन इन्होंने उनकी जिंदगी खराब करी एक गंदा कानून लाके। तो कहने का उसका मतलब यही, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं मैं आपको, क्यों उन्होंने किया था। वो घबरा गए थे क्योंकि उसके तुरंत बाद एक बाई इलेक्शन हुआ था किशनगंज में, और वहां पर ये सैयद शहाबुद्दीन जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के चेयरमैन बन गए थे, उन्होंने ये पूरा का पूरा इश्यू हाईजैक कर दिया था। और ऐसी सीट पर जो कि कांग्रेस की हमेशा से सेफ सीट थी, और पिछला चुनाव वो 1,30,000 से जीते हुए थे, बाई इलेक्शन हुआ और उसमें वो हार गए। और उसके बाद फिर असम में चुनाव हुआ, और असम में कोई 14-15 सीटें मुस्लिम फ्रंट की आ गई, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की। तो इनको ये दिखने लगा था कि मुसलमान जो है इनसे दूर जा रहा है, और ये घबरा गए। तो राजीव गांधी थे, घबराते जल्दी थे, तो उसके रिएक्शन में उन्होंने ये काम, पहले तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया, सपोर्ट करवाया आरिफ मोहम्मद खान से, फिर उसको बाद में यू टर्न कर गए। और उस वक्त वो बनात वाला थे, वो बनात वाला ने क्या कहा था और पार्लियामेंट में, याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए शरीयत ही सब कुछ है, मुल्क से ऊपर शरीयत है। ये उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था, जीएम बनात वाला। तो इस तरह की बात उन्होंने की थी। तो फिर उसके बाद से जो हालात हुए इनके, वो आपने देखे थे। अब वो पुनः हालात हो सकते हैं। अब इनके सामने फिर वही बात है, कल जमीयत उलमा हिंद जो है अपनी इमरजेंसी मीटिंग कर रही है। अब कांग्रेस को या तो उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा या फिर नाराजगी झेलनी पड़ेगी। मैं तो चाहता हूं ये उनके साथ खड़े हो जाएं। शायद इसीलिए तो राहुल गांधी साहब विदेश यात्रा पे निकल गए, मैं भी न्यूज देख रहा था। तो वो नहीं चाहते एम्बेरसिंग सिचुएशन। देखिए, ये इस समय बड़ी मुश्किल है कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक तरफ वो ये नहीं चाहते कि वो, क्योंकि सबसे बड़ा बीजेपी का एलिगेशन क्या रहा कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स। अब राजीव गांधी ने उस समय अगर मुस्लिम नेताओं को बुला के बात समझाने का प्रयास किया होता और इसको पब्लिक डिबेट बना दिया होता, तो मुझे लगता है कि राजीव गांधी के ऊपर से प्रेशर हट जाता। लेकिन जैसा अक्सर होता है कि भाई शॉर्ट व्यू, आपका कॉन्फिडेंस लो है, चाहे आपकी सीट्स उस समय सबसे ज्यादा रही हैं, लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस लो है और आप ग्राउंड रियलिटी से डिटैच्ड हैं, तो इस तरह के जो र्यूमर्स होते हैं वो आपको डरा देते हैं कि साहब सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। लेकिन अगर आपने इसी मुद्दे, अनफॉर्चुनेटली उस समय सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो शायद ये नहीं कर पाते राजीव गांधी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और अब मुश्किलें ये आएंगी क्योंकि सोशल मीडिया है। अब जो भी लोग सुप्रीम कोर्ट के सही निर्णय को गलत ठहराने का प्रयास करेंगे, वो सब एक्सपोज होंगे, उनके लिए मुश्किलें होंगी। तो अब देखना यह है कि मुस्लिम समाज के अंदर ही जो महिलाएं हैं, अब वो इस कानून का साथ देती हैं या नहीं देती। कितने मुस्लिम नेता हैं जो प्रोग्रेसिव हैं और अपनी महिलाओं के लिए वो बराबरी का हक मांगना चाहते हैं। नहीं नहीं, वो हो नहीं सकता, क्योंकि मुसलमानों में नहीं, चलती है तकलीद। मैं कह रहा हूं नहीं भी तकलीद हो रहा। जो लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, अब ये उनके लिए टेस्टिंग नहीं टाइम है नहीं, सर। सबको किसी न किसी की तकलीद करनी है। तकलीद आलिम उलमा की होती है, जो आलिम उलमा ने कह दिया उसकी तकलीद मतलब होता है नकल करना, दिमाग गिरवी रख के और नकल करना, उसको बोलते हैं तकलीद। जो तकलीद नहीं करता वो जहन्नुम में जाता है, और जो इस्लाम को मानता है उसको जहन्नुम का सबसे बड़ा खौफ होता है, डरता है। तो ये डर जो है ये इनका रेजिमेंटेशन है, इसलिए खिलाफ तो कोई बोल नहीं सकता। खिलाफ जो है सेक्युलर पार्टीज बोल सकती हैं इनके, वो क्या करती हैं वो बड़ा देखने वाला मामला होगा। एक और इशू आएगा इसमें, एक और इशू आएगा, और वो ये है कि अंडर एज मैरिज में बड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि शरीयत के मुताबिक यदि लड़की की माहवारी शुरू हो जाती है तो वो ब्याह के काबिल हो जाती है, और इन जनरल भारत में मुस्लिम लॉ में यह एक्सेप्टेड है कि 15 साल जो है
वो प्यूबर्टी की एज एक तरह से, जहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है वहाँ 15 साल प्यूबर्टी की एज मान ली जाती। तो जब भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आता था तो बहुत सारे कोर्ट ये व्यू लेते थे कि भाई इसमें एक नॉन ऑब्स्टेंटेट क्लॉज है, लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी अदर लॉ इन फोर्स, तो इसलिए ये जो है ये प्रिवेल करेगा, न कि चाइल्ड मैरिज एक्ट प्रिवेल करेगा। आज कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि सेक्युलर लॉ प्रिवेल करेगा। तो यदि सेक्युलर लॉ प्रिवेल करेगा तो ये जो 15 साल वाली जो चाइल्ड मैरिजेस बड़े आराम से मुसलमानों में हो जाती थी, उनका क्या हश्र होगा। सर देखिए, बात तो वही आ गई ना, मैंने जैसे कहा कि अब कंपैरिजन हो जाएगा कि भाई सेक्युलर लॉ, अब सीआरपीसी को आप सेक्युलर मानते हैं, आईपीसी को आप सेक्युलर मानते हैं, मैरिज एक्ट के अंदर अभी तक हम उसको पर्सनल लॉ में ले रहे थे, अब पर्सनल लॉ वर्सेस सेक्युलर लॉ, अब एक ये नई डिबेट शुरू होगी। इसीलिए मैंने ये कहा कि अब यूसीसी का जो मुद्दा है, अब वो तूल पकड़ेगा कि भाई आप अगर इंसानियत की बात कर रहे हैं, आप सारी बातें कर रहे हैं, तो कम से कम आप जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है जो संविधान ने आपको दिए हैं, आप चाहे सेक्युलर कानून लाओ या रिलीजियस कानून लाओ, लेकिन जो लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ के जो हक हैं, क्या आप वो नहीं देना चाहेंगे? दुनिया बदल रही है, कानून बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, अब आप कबीलों में नहीं रह रहे हैं, अब आप कोई रिमोट एरिया में नहीं रह रहे हैं। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि अब देखना यह है कि जो डिबेट शुरू होगी, और खासकर जो सो कॉल्ड अपने आप को सेक्युलरिस्ट और लेफ्टिस्ट बोलते हैं, क्योंकि उनकी सोच तो ये है कि भाई लेफ्टिस्ट की भाई हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, तो कम से कम वो तो ओपनली बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ हैं। जो महिलाओं के हितों की बात करते हैं उनको खुल के आना चाहिए कि वी आर देयर। अभी तक जो सेक्युलरिज्म की बात कांग्रेस करती रही कि बीजेपी कम्युनल है और हम सेक्युलर हैं, उनको कम से कम सुप्रीम कोर्ट की इस बात को एंडोर्स करना चाहिए, ओपनली करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है सर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि आप अपने स्टैंड को क्लियर तो करें, और आने वाले दिनों में अब मुझे लगता है कि बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी और स्टेटमेंट लेना ही होगा। अब अगर राहुल गांधी भागते हैं इस बात से कि हम सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने वोट बैंक या अपीजमेंट पॉलिटिक्स पे चलेंगे, तो ठीक है, वो दुनिया देखेगी। तो ये डिबेट एक शुरू हो गई है, और मुझे लगता है कि जो भी कंक्लूजन होगा दैट विल बी गुड फॉर कंट्री, गुड फॉर सोसाइटी, उसमें सोचना क्या है।